नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल PLS पर। आज मैं यहाँ पे आपके सामने नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति पर आधारित चौथा वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने जो 3 वीडियोस बनाए थे उन पर मैंने नंबर सिस्टम पर आधारित कई सारे क्वेश्चंस और कई सारे टॉपिक को क्लियर किया है। अब इसके बाद जो शेष बचा है अर्थात शेषफल पर आधारित क्वेश्चन, उसे हम इस वीडियो में देखते हैं। तो इस वीडियो में शेषफल पर आधारित क्वेश्चन को देखने के लिए भाग विधि को जानना आवश्यक रहता है। भाग विधि में क्या होता है कि ये जो चिन्ह होता है उस चिन्ह में हम लोग यहाँ पर भाज्य को रखते हैं और यहाँ पर भाजक रखा जाता है और यहाँ पर भागफल रखा जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो रहता है वो क्या रहता है, शेषफल रहता है। इसमें यदि हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो अगर हम लोग देख लेते हैं कि 70 को 4 से भाग दिया जाए, तब यहाँ पे ये 7 है तो 4 को हम लोग को ऐसी संख्या से गुणा करना है कि उन दोनों का गुणनफल 7 से ज्यादा ना हो। तो एक बार अगर हम लोग गुणा करते हैं तो 4 तक जाएगा। अब इसके बाद 7 में 4 को घटा देते हैं तो 3 शेषफल बचता है। अब इसके बाद ये जो शून्य रहता है उसको यहाँ नीचे उतार देते हैं। अब 4 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि 30 से ज्यादा ना हो। तो 7 बार में हम लोग जानते हैं कि 28 तक जाता है। अब इसके बाद 30 में 28 को घटा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 2। अब ये जो 2 है वो 4 से छोटा है। इस कारण से अगर भाजक से कोई भी संख्या छोटी प्राप्त होती है तो या तो दशमलव लगा के यहाँ पे गुणा कर देते हैं या फिर इसे हम लोग शेष मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भाग के विधि में शेष मानेंगे। अब इसके बाद अगर एक और उदाहरण देखें तो माना कि 110 को 9 से भाग देते हैं, तब 9 एकम 9, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। अब उसके बाद ये 0 को यहाँ नीचे उतार देते हैं। उसके बाद 9 दूने 18, तो यहाँ पे 18 तक गया, 2 शेषफल बचा। तो हम लोग मानते हैं कि 12 गुणा 9 करेंगे और 2 को जोड़ेंगे तब क्या प्राप्त होगा, 110 प्राप्त होगा। इसी तरह अगर एक और उदाहरण देखें तो जैसे 27 है, 27 को हम लोग 3 से भाग दे देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 9 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 3 या 27 तक जाएगा। तो यहाँ पे क्या, शून्य प्राप्त होता है। अर्थात ये जो 27 है वो 3 से पूर्णतः विभाजित है। इन सभी को देख के हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम लोग 4 का गुणा 17 के साथ करें और 2 को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, 70 प्राप्त होगा। इसी तरह यदि हम लोग 9 का गुणा 12 से करें और जो शेषफल आया है 2 उसको जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, 110 प्राप्त होगा। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लोग 3 का गुणा 9 से कर दें और शेषफल में क्या 0 प्राप्त हुआ है तो 0 को जोड़ दें तब क्या प्राप्त होता है, 27 प्राप्त होता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि अगर हम लोग ये जो भाजक है उसमें भागफल का गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो क्या प्राप्त होता है, भाज्य प्राप्त होता है। तो एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि जो भाज्य होता है उसका मतलब होता है कि भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इस नियम के आधार पर हम लोग कई सारे क्वेश्चंस को अभी सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम लोग कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि 1265 में किस संख्या का भाग दें कि भागफल 84 और शेषफल 5 है। हम लोग क्या करते हैं कि ये भाग वाला डायग्राम बनाते हैं जिसमें यहाँ पे 1265 को रख देते हैं और माना कोई संख्या x है जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं, तब क्या बोलता है कि जो भागफल है वो 84 आता है। यहाँ पे 84 रख देंगे। अब उसके बाद जो शेषफल बोल रहा है वो 5 आता है। तब इसका मतलब ये है कि 84 और x का आपस में गुणा करा देंगे और दोनों में क्या जोड़ देंगे, 5 को जोड़ देंगे। तब क्या प्राप्त होगा, 1265। तो इसके लिए हम लोग को एक इक्वेशन मिल जाता है कि 1265 बराबर 84 गुणा x धन 5। तब ये जो 5 है उसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे धन में है वो ऋण में हो जाएगा। तो 1265 में
5 को घटा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 84 गुणा x। तो ये 1260 प्राप्त होता है। और यहाँ पे 84 किस में है, गुणा में है, तो इधर जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, भाग में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे 84 आ जाएगा और इसका मान x रहेगा। अब यहाँ पे 84 का जब हम लोग 1260 में भाग देते हैं तो 15 बार में ये 84 पूरा 1260 को भाग दे देता है, तब x का जो वैल्यू आया वो 15 आया। इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग 1265 को 15 से भाग देते हैं तो 84 बार में 1260 तक का जाएगा और 5 जो है वो शेषफल बच जाएगा। इसी तरह हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में सेम वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन में बोला था वैसे ही दिया गया है कि 932 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 310 और शेषफल 2 आए। तब 932 को हम लोग माना x से भाग देते हैं, तब जो भागफल रहता है वो 310 आता है और शेषफल 2 आता है। तब सेम जैसे पिछला क्वेश्चन में किए 310 गुणा x कर देंगे और 2 को जोड़ देंगे, तब हमें 932 मिल जाएगा। तो 932 इक्वल टू 310 गुणा x धन 2। अब ये 2 धन में है वो इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा में है वो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 932 में 2 को घटाए और 310 को भाग दे दिए तो x का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद 932 में 2 घटाए 930 हो गया और 310 का भाग दिए तो 930 बटे 310, ये शून्य और ये शून्य कटा, 31 एकम 31 तिया, अर्थात x का वैल्यू क्या निकला हमारे पास, 3। इसका मतलब ये है कि अगर 932 को 3 से भाग देते हैं तो 310 बार में 930 तक का जाएगा और 2 शेषफल बचेगा। इसी तरह अब एक और जो उदाहरण है उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो 1708 है उसमें हम लोग कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि जो प्राप्त नई संख्या रहेगी वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि 1708 में हम लोग अगर कोई संख्या x को घटा देते हैं तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 13 की गुणज होगी, अर्थात 13 गुणा y होगी। अर्थात इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1708 इक्वल टू 13 गुणा y धन x। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो भी आया है वो हम लोग इससे पहले जो फॉर्मूला पढ़े उसी के रूप में लगभग दिख रहा है। अगर हम लोग इसको भाज्य मान ले और इसको हम लोग भाजक मान ले और इसको हम लोग भागफल मान ले, उसके बाद धन में शेषफल मान ले, तो क्या होगा, ये सभी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि ये जो x का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, शेषफल का वैल्यू रहेगा। अर्थात अगर ऐसा क्वेश्चन बोला जाता है कि 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे वो 13 से विभाजित हो जाए, या कोई भी संख्या रहेगा जिसमें बोला जाएगा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए जिससे वो किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, तब हम लोग को क्या करना है कि उसको उस संख्या से भाग दे के देखना है और जो भी शेषफल आएगा उसको घटा देना है। तब अगर हम लोग 1708 को 13 से भाग देते हैं तो 131 बार तक का जाता है, तो 1703 तक का गया और इसके बाद 5 शेष बचता है। अर्थात इसका मतलब ये है कि 131 गुणा 13 धन 5 करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, 1708 प्राप्त होगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, x का वैल्यू पूछा है, तो x के वैल्यू में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 1708 में वह छोटी से छोटी संख्या 5 है जिसे घटाने पर जो भी संख्या नई प्राप्त होगी वो 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें से हमें भाग का जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो भाजक है वो भागफल के 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं भाजक और यहाँ पे भाज्य और यहाँ पे भागफल
और यहाँ पे शेषफल। अब इसके बाद बोलता है कि ये जो भाजक है वो भागफल का 5 गुना है। तो माना कि ये x है, ये y है, ये z है और ये a है, ठीक। तब x जो है वो z का 5 गुना है, ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया। और जो x है वो ये a का 2 गुना है, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन में a का वैल्यू दे दिया गया है 30, तो यहाँ से समीकरण 2 से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकालने के लिए 30 यहाँ पे रख देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 60 प्राप्त हो गया। x का वैल्यू अगर 60 प्राप्त होता है तो समीकरण 1 में x का वैल्यू 60 रखने पे क्या होगा, यहाँ पे गुणा में है, इधर आएगा तो पक्षांतर हो जाएगा। तो z का वैल्यू क्या निकलेगा, 60/5 अर्थात 12। तो यहाँ पे हम लोग को तीनों का वैल्यू निकल गया, x, z और a का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि y का वैल्यू पूछा है, तो y के लिए हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स इंटू जेड प्लस a होता है। अब यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, z का वैल्यू रखेंगे 12 और a का वैल्यू 30। तो 60 गुणा 12 धन 30, तो 12 छक्का 72, 720 हो गया, धन 30 हो गया, तो 750 आ गया। ये क्या है आपका y का वैल्यू। इसके बाद संख्या पद्धति के भाग पर आधारित जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन का मैंने एक एक क्वेश्चन करा दिया है। अब उसके बाद एक अंतिम रूप से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई संख्या x है उसको 69 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना, 45 देता है। अब इसी संख्या x को हम लोग 23 से भाग दें तो ये शेषफल क्या देगा, ये पूछा है। तब माना कि हम लोग 69 से जब भाग देते हैं तो y बार में जाता है और 45 शेषफल देता है, तब इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 69 इंटू वाई प्लस 45। ये आपका x का वैल्यू निकल गया। अब बोल रहा है कि इसी x को हम लोग 23 से भाग देते हैं, तो क्या करते हैं, x के जगह में हम लोग इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 69 इंटू वाई प्लस 45 को रख देंगे तो ये क्या होगा, भाग जाएगा। अब इसके बाद हम लोग 23 का पहाड़ इतने बार पढ़ते हैं कि 69 है, तो हम लोग 3y बार अगर पढ़ते हैं तो क्या होगा, 23 गुणा 3y किए तो क्या आएगा, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 69y आएगा। तो 69y यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं तो ये 69y आपस में कट जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 45 बस शेष बच रहा है तो 45 को नीचे उतार देंगे। अब इसके बाद ये 23 का पहाड़ा इतने बार पढ़ो कि 45 से ज्यादा ना हो, तो हम लोग एक बार पढ़ते हैं तो 23 जाता है और 22 शेषफल बचता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी संख्या को 69 से भाग देते हैं तो 45 शेषफल बचता है, और उसी संख्या को 23 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल बचेगा, 22 शेषफल बचेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आपको देता हूँ और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं इन सभी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस को लाइन से सॉल्व कराते जाऊंगा, जिससे आपका प्रैक्टिस भी होता जाएगा और इस टॉपिक में आपका पकड़ बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। भाज्यता पर आधारित क्वेश्चन में क्या बोला रहता है कि कोई एक संख्या दिया रहेगा, अब बोलेगा कि दूसरी संख्या से यह पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि अब एक क्वेश्चन पूछा कि 343 जो है वो 7 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं करके बताइए, तो क्या करेंगे कि 7 से इसको भाग दे के देखेंगे, अगर 0 शेषफल बचता है तो यह पूर्णतः विभाजित है, और इसमें शेषफल कोई अन्य संख्या बचती है तो यह पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि कई बार हमें पहाड़ा पढ़ने में दिक्कत जाती है, या फिर कोई बड़ी संख्या रहती है तो उसे भाग करने में बहुत समय लग जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक रहता है वो मैं अभी बताऊंगा। इसमें यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि कोई संख्या यदि 1 से विभाजित है तो क्या होगा, तो 1 से विभाजित के लिए हम लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी संख्या रहे वो हमेशा 1 से विभाजित होगी।
अब इसके बाद 2 से विभाजित के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 के विभाजन के लिए हम लोग जानते हैं कि यदि किसी संख्या में इकाई संख्या में जो संख्या रहती है वो 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तब ये जो संख्या रहेगी वो 2 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। अब इसके बाद 3 के लिए अगर हम लोग देखें तो 3 के लिए क्या शर्त रहता है कि इसमें कोई संख्या A, B, C, D ऐसे करके कोई 4 अंक की संख्या दिया है, तब इसमें 3 का विभाज्यता का नियम ये कहता है A धन B धन C धन D करने पर, अर्थात इस संख्या का बीजांक निकालने पर ये जो भी निकलेगा वो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगर ये संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है तब ये वाली संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद जब हम लोग 4 के लिए देखते हैं तो 4 के लिए सेम यही कंडीशन अप्लाई होता है जो 2 के लिए होता है, बस इसमें अंतर ये रहता है कि इसमें केवल इकाई अंक को लेते थे, इसमें हम लोग इकाई से 2 अंक को लेंगे, अर्थात दहाई और इकाई दोनों संख्या को लेंगे। इसमें यदि कोई संख्या जैसे 256 है, इसको अगर पूछता है कि 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि अंतिम से 2 संख्या को ले लेंगे 56 को और इसको 4 से भाग देके देखेंगे। तो 56 को अगर हम लोग 4 से भाग देते हैं तो 14 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अर्थात ये जो 256 है वो 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसी तरह अगर हम लोग 5 के लिए देखें तब 5 के लिए केवल एक कंडीशन है कि अगर अंतिम संख्या इकाई संख्या 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है। अब इसके बाद 6 के लिए अगर कोई कंडीशन देखें तो 6 के लिए कंडीशन है उस संख्या को 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तब ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तब इसमें हम लोग लगा देंगे कि जो ABCD चारों का योग रहेगा वो 3 से विभाजित हो रहा है और इसके इकाई संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक संख्या रहेगी। इन दोनों कंडीशन को अगर वो फॉलो कर देता है तब ये संख्या 6 से विभाजित होगी। इसके बाद 7 से विभाज्यता के लिए क्या करते हैं कि 7 से अगर कोई संख्या विभाजित है करके पूछता है, तो माना कोई संख्या A, B, C, D, E है, तब इसमें 5 अंक की ये संख्या में ये E को पकड़ते हैं और इसका दोगुना कर देते हैं और ये दोगुना को हम लोग बाकी की संख्या A, B, C, D में घटा देते हैं। तो A, B, C, D में हम लोग 2E को घटाएं और इसमें से जो भी प्राप्त होगा उसको हम लोग 7 से भाग करके देखते हैं और यदि ये पूर्णतः विभाजित है तब ये संख्या जो रहेगी वो 7 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। इसके बाद हम लोग 8 के लिए अगर देखें तो 8 के लिए क्या कंडीशन रहता है, जैसे 2 में हम लोग केवल एक संख्या को लेते थे, 4 में हम लोग 2 संख्या लेते हैं, वैसे इसमें हम लोग अंतिम से 3 संख्या को लेंगे। इसके बाद ये 3 संख्या को हम लोग 8 से भाग करके देखेंगे, अगर ये 8 से पूर्णतः विभाजित है तब ये संख्या जो रहेगी वो 8 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। इसी तरह अब हम लोग 9 में देखें तो 9 में क्या रहता है कि 9 का अर्थ होता है 3 गुणा 3। इसका मतलब ये है कि जो संख्या 3 से विभाजित है वो संख्या 9 से भी विभाजित रहेगी। तब हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो बीजांक रहेंगे उसको हम लोग 9 से भाग करके देखेंगे और यदि वह बीजांक 9 से विभाजित है तब ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। इसी तरह यदि 10 से विभाज्यता का नियम देखें तो किसी भी संख्या के अगर इकाई संख्या में 0 है तब ये संख्या 10 से विभाजित होती है। अब इसके बाद यदि हम लोग 11 से विभाज्यता का नियम देखें तब 11 से विभाज्यता के नियम के लिए A, B, C, D, E, F ऐसे मान लेते हैं कोई 6 अंक की ये संख्या है, तब 11 से विभाज्यता के नियम के लिए हमें क्या करना होगा कि A, C और E को जोड़ेंगे, तब A, C और E इक्वल होगा B, D और F के, B, D और F के योग के बराबर। अर्थात एकांतर क्रम में योग करते जाएंगे और एकांतर क्रम में योग करने के पश्चात जो भी रहेगा वो दोनों आपस में इक्वल रहना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन आता है तब वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी।
अब इसके बाद 12 से अगर विभाज्यता को नियम को देखें, तब 12 से विभाज्यता के नियम के लिए हम लोग को क्या करना रहेगा कि किसी भी संख्या को 4 से भाग करके देखना है और 3 से भाग करके देखना है। अब यदि कोई संख्या 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात वह संख्या 12 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसके बाद हम लोग 13 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 13 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो इकाई संख्या रहेगी उसका हम लोग 4 गुना करते हैं और ये शेष संख्या से घटा देते हैं। जैसे कि हम लोग 7 में किए थे कि जो इकाई संख्या है उसका 2 गुना करते हैं और शेष संख्या में से घटा देते हैं, वैसी इसमें इकाई संख्या का 4 गुना करेंगे और शेष संख्या में से घटा देंगे। अगर ये वाली जो संख्या प्राप्त होगी, शेष संख्या में घटाने के पश्चात जो भी संख्या प्राप्त होगी वो संख्या 13 से विभाजित है, तब हम बोलेंगे कि ये जो पूरी संख्या है वो 13 से विभाजित होगी। अब इसके बाद केवल हमें 13 तक का याद रखना है। ये 13 तक अगर हमें याद है तब हम कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। इससे आगे के कोई क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। इसके बाद अब हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सभी कॉन्सेप्टों के संबंधित एक एक प्रश्न को उदाहरण स्वरूप देख लेते हैं, जिससे हमारे जो डाउट रहेंगे वो आराम से क्लियर हो जाएंगे। जैसे एक के लिए अगर हम लोग बोले तो एक के लिए हम लोग किसी भी संख्या जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 4 अंक की ये संख्या दिया है, इसको 1 से विभाजित है या नहीं बोलेगा तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या रहे वो 1 से तो विभाजित रहेगा। अब बोलेगा कि 2 से विभाजित के लिए बताइए, तब 2 से विभाजित के लिए हम लोग जानते हैं इकाई संख्या में 0, 2, 4, 6, 8 होना जरूरी है। तो यदि हमें यहाँ पे कोई भी संख्या दे दे, जैसे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे इकाई में 5 दे दे, तब हम लोग बोलेंगे कि इकाई संख्या में 5 है, इस कारण से ये विभाजित नहीं है। अब यहीं पे कोई संख्या दे दे 2, 3, 7, 8 ऐसे करके कोई 4 अंक की संख्या दे और पूछे कि ये विभाजित है या नहीं, तो इकाई संख्या में क्या है 8 है जो सम संख्या है, तो इस कारण से ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। इसी तरह कोई संख्या दे दे कि 3, 5, 7 और 3 ऐसे कोई संख्या दे, तो इसके इकाई संख्या में क्या है 3 है, तो ये विषम है, इस कारण से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद कोई संख्या 2, 4, 6, 3, 2 ऐसे दिया है, तब इसमें हम लोग इकाई संख्या को देखेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 अर्थात सम संख्या, इसलिए ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब इसके बाद हम लोग 3 के लिए अगर उदाहरण देखें तो 3 के लिए क्या रहेगा, कोई संख्या जैसे 1, 9, 3, 4, 5 ऐसे करके दिया गया है। अब इसको हमको बताना है कि 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो इसके लिए क्या करेंगे कि 1 धन 9 धन 3 धन 4 धन 5 करके देखेंगे और इसके बाद इसको जोड़ने के पश्चात जो भी संख्या आएगा उसको 3 से भाग करके देखेंगे। अगर ये 3 से पूर्णतः विभाजित रहेगा तो ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। तो यहाँ पे 9, 1, 10, 3, 13, 4, 17, 5, 22 और 22 को यदि 3 से भाग दें तो 7 बार में 21 तक गया और 1/3 अर्थात 1 शेषफल बचता है, तो ये संख्या जो है वो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। अब यहाँ पे बोलेगा कि इसमें से जो विभाजित संख्या वो बताइए, तो ये जो 1 शेषफल बचा है उसको हम लोग यहाँ पे घटा देंगे, तब हमें पूर्णतः विभाजित संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 1, 9, 3, 4, 4 होगी। इसके बाद यदि हम लोग 4 के लिए देखें तो 4 के लिए क्या था कि इसे अंतिम के 2 अंक विभाजित होने चाहिए, अर्थात यदि हम लोग कोई संख्या 2, 3, 7, 8, 4 ले लेते हैं, तब इसमें अंतिम के 2 अंक को हम लोग 4 से भाग देके देखेंगे तो ये 4 से पूर्णतः विभाजित है, क्योंकि ये 2 और 1 21 बार में जा रहा है, इसलिए ये जो संख्या रहेगी वो 4 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। इसी में यदि हम लोग 2, 4, 7, 8, 9, 1 को ले लेते हैं, ये 5 अंकीय संख्या में अंतिम के 2 अंक को हम लोग भाग करके देखेंगे और यहाँ पे ये भाग नहीं जाता है, 3 शेषफल देता है, इस कारण से ये जो संख्या रहेगी 2, 4, 7, 8, 9, 1 ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसके बाद हम लोग 5 के लिए अगर देखें तो 5 के लिए क्या कॉन्सेप्ट था कि जो भी संख्या रहे इकाई में अगर 0 या 5 है तब ये संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। जैसे 5 के विभाजित वाले हम लोग देखें तो 25 हो गया, 30 हो गया, 35,
215, 125 ऐसी जो संख्याएं हैं जिसके इकाई में 5, 0, 5, 5, 5 ऐसे करके है, तब इसे हम 5 से पूर्णतः विभाजित मानेंगे। इसके बाद अगर हम लोग 6 के लिए देखें, 6 के लिए विभाज्यता का नियम है कि 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तब यदि हम लोग उदाहरण ले लेते हैं 216 का, तो इसे हम लोग को 2 से एक बार विभाज्यता का नियम देखना है और दूसरी बार में हम लोग क्या देखेंगे, 3 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि इकाई संख्या में कोई सम संख्या हो तो ये पूर्णतः विभाजित है 2 से। अब उसके बाद 3 से विभाज्यता का नियम देखना है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6, 1, 7, 7, 2, 9 और ये 9 को 3 से भाग करके देखेंगे, अगर विभाजित है तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। तो 9 क्या 3 से विभाजित है? तो हाँ, ये 3 से विभाजित है। तो इस कारण से जो 216 है वो 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 7 के लिए देखें तो 7 के लिए मैंने बताया था कि जो इकाई संख्या रहेगी उसको हम लोग 2 का गुणा कर देंगे और शेष संख्या से घटाते चले जाएंगे। इसके लिए यदि हम लोग 343 का उदाहरण को देखें तो 343 के उदाहरण में क्या करेंगे कि इकाई संख्या 3 है, ये 3 को हम लोग 2 गुना करेंगे और शेष संख्या 34 में घटा देंगे। तो 34 में हम लोग को 3 का 2 गुना अर्थात 6 को घटाना है तो 28 शेष फल बचता है। अब ये 28 को 7 से भाग करके देखेंगे तो 4 बार में 28 तक चल देता है। इस कारण से ये जो 343 है ये 7 से पूर्णतः विभाजित रहेगा। इसी तरह अब हम यदि 8 के लिए विभाज्यता का नियम देखें तो 8 के लिए विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या दिए रहे उसके अंतिम के 3 संख्या को यदि 8 से भाग करके देखें और ये पूर्णतः विभाजित है, तब ये भी संख्या जो रहेगी वो पूर्णतः विभाजित रहेगी। जैसे कि हम लोग देखें कि 2, 3, 7, 8, 9, 1, 2, 8 ये संख्या है। अब इसको पूछा है कि 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो इसके अंतिम के 3 संख्या अर्थात 128 को हम लोग भाग करके देखेंगे और यदि वो 8 से पूर्णतः विभाजित है तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित रहेगी। तो 128 को अगर हम लोग 8 से भाग करके देखें तो 8 एकम 8 और 8 छक्का 48, 16 बार में 128 चल दे रहा है, अर्थात ये जो संख्या रहेगी वो 8 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। अब इसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम देखें तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़े थे कि जो बीजांक रहेगा उसको 9 से विभाजित होना चाहिए। तो यदि हम लोग उदाहरण में देखें, माना कोई संख्या 1, 3, 2, 5, 7, 9 ऐसे है। अब इसको हम लोग को देखना है कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं, तब क्या करेंगे कि इसका बीजांक निकालेंगे। तो बीजांक में हम लोग सभी संख्या को जोड़ देंगे तो 7, 2, 9, 9 दूनी 18 और 5, 3, 8, 1, 9, 9 तिया 27, 27 इसका बीजांक आया। इसको 9 से भाग करके देखेंगे तो 3 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तब हम लोग बोलेंगे कि 1, 3, 2, 5, 7, 9 ये जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। अगर हम लोग 10 के लिए विभाज्यता का नियम देखें तो 10 के लिए विभाज्यता का नियम क्या था कि कोई भी संख्या रहे 2, 4, 3, 2, 5, 7, 6 ये कोई भी संख्या रहे, अगर इसके इकाई संख्या में हम लोग को 0 मिलता है तब ये संख्या जो रहेगी वो 10 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। इसमें ये 0 और ये 0 कट जाता है, अर्थात जो शेष बचता है वही आपका भागफल आता है। इसलिए अगर इकाई संख्या में 0 है तब वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित रहेगी। 11 से विभाज्यता के नियम के लिए हम लोग देखते हैं कि अगर एकांतर क्रम का योग जो रहता है वो इक्वल रहता है तब वो संख्या 11 से विभाजित होती है। जैसे 1331 में हम लोग देखें तो 3 और 1 4 होता है और 3 और 1 4 होता है। यहाँ पे जो एकांतर क्रम का योग रहता है वो इक्वल रहता है, तो ये जो 1331 है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है। इसके बाद यदि हम लोग 12 से विभाज्यता का नियम देखें तो कोई संख्या जैसे 144 है, ये 12 से विभाजित है या नहीं, इसको जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि 2 और 3 से अगर विभाजित है तब ये संख्या 12 से भी विभाजित होगी। इस कारण से 2 से विभाज्यता का नियम हम लोग जानते हैं कि जो इकाई संख्या है वहां पे अगर कोई सम संख्या रहेगी तब ये संख्या 2 से विभाजित रहेगी, और 3 से विभाज्यता का नियम जानते हैं कि इसका जो योग रहेगा वो 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 4, 4, 8, 1, 9 3 से विभाजित है, इस कारण से ये जो 144 है
वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। इस कारण से ये जो 144 रहेगा वो 12 से भी विभाजित रहेगा। इस प्रकार हमने विभाज्यता के नियम के बारे में लगभग सारे के उदाहरण देख चुके हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं जिन्हें आप प्रैक्टिस के रूप में तैयार करेंगे और इसके विभाज्यता के नियम से जो भी डाउट रहेंगी उसको कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं।